जब पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो मतलब मैं तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे तो हमेशा लगता है कि मुझे सैलरी ज़्यादा ही मिलती है। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि मेरा जब मैं तैयारी करता था तो मुझे खर्चा मेरा 5,000 रुपये के अंदर निपट जाता था। जो मुझे पहली सैलरी मिली थी वो लगभग 35,000 के आसपास मिली थी, आज से 14 साल पहले। अब वो बढ़ करके लगभग मतलब जिस रैंक पे है तो एसएसपी रैंक तक अगर आप रहते हैं तो वो आपकी सैलरी करीब 1.5 लाख के आसपास हो जाती है। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें फिर वो पौने 2 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। और ये आपके इसमें इसके अलावा आपकी ये पे तो होती ही है, साथ साथ आपको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, जिसमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो होती है वो उसको बढ़ाती रहती है। अभी रिसेंटली 4% बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप कहीं बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो सिटी का अलाउंस भी आपको मिलता है। ये मैंने जो आपको सैलरी बताई इसमें एचआरए इंक्लूड नहीं है। एचआरए मतलब हाउस जो होता है वो हमारा उसमें इंक्लूड नहीं है, हाउस का पैसा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हाउस जनरली आईपीएस लेवल पे जहाँ पर भी आप जाते हैं वो आपको मिलता ही है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग देखें, डिस्ट्रिक्ट में एसपी हुआ या कमांडेंट पीएसी हुआ या जीआरपी का एसपी हुआ, तो इन जगहों पे तो बंगले ही डेजिग्नेटेड होते हैं, बड़े से बड़े बंगले होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं, तो आपको सरकारी अकोमोडेशन वहाँ पे भी मिलता है। और अगर बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में भी जाते हैं तो आपको एक अच्छा 5 BHK के आसपास फ्लैट जो है जिसका एरिया अच्छा खासा होता है वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपको एचआरए नहीं मिलता। अगर एचआरए भी इंक्लूड करें तो कम से कम 25 से 30 हज़ार उसका भी बढ़ेगा, तो ये सैलरी आपकी आराम से 2 लाख के ऊपर निकल जाएगी उसी में। तो बहुत अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं तो। और शुरुआत में भी आपकी अब जो सैलरीज हैं अब उतनी तो नहीं रहेगी जो मुझे शुरुआत में 35,000 मिला था। अब भी मुझे लगता है कम से कम 70,000 के 60-70 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी, इससे कम नहीं होगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे केवल ये सैलरी के लिए आप ये जॉब नहीं करते हैं, इसमें यहाँ पर इससे जुड़े बहुत सारे और ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि जिसको आप जिसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। क्योंकि आप सेम टाइम पे देख रहे होंगे कि आपका कोई बैचमेट या आपका कोई क्लासमेट जो है वो आईआईटीज़ करके, आप भी साथ में आईआईटी की है, उसने भी किया और वो शिकागो में सेटल्ड है, उसकी सैलरी लैक्स में है, करोड़्स में है, और वो आराम से एक अच्छी क्वालिटी लाइफ बिता रहा है, एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री में रह रहा है जहाँ पर उसको सारी चीज़ें मुहैया हैं, आपके लिए उतनी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई भी बंगला होता है हमारे लेवल पे, एसपी एसएसपी लेवल पे, तो कम से कम 5 से 6 एकड़ का होता है, और कई जगहों पे वो बंगला 200 एकड़ तक चला गया है, जिसमें बंगला का एरिया तो होता ही है, मेंटेन्ड एरिया तो होता ही है, साथ साथ बहुत सारा गार्डन एरिया या आप उसको फील्ड एरिया भी कह सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पर जब हम लोग खेती करवाते हैं, अच्छा उसमें अगर आप कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो वो जनरली आपकी ही होती है। तो कई बार तो ऐसा लोगों ने वहाँ पे किया कि वो क्रॉप अगर वो हुई तो फिर उसमें कुछ पोर्शन छोड़ करके बाकी वो सेल भी कर देते हैं। तो बहुत बड़ा बंगला होता है। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ कार्स होती हैं, मतलब एक कार तो आपको मिलेगी ही, बड़ी कार। मेरे साथ समय इनोवा क्रिस्टा है और साथ में एक स्पेयर कार आपको मिलती है, 2 कार तो आपके साथ होती हैं। और अगर आप यूनिट के हेड हैं तो फिर तो यूनिट की जितनी गाड़ियां हैं वो सारी आपकी ही हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई सरकारी कार्य करना है तो या कोई प्राइवेट कार्य से भी आपको जाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी में से 1000 रुपीज़ पर मंथ इसीलिए केवल कटते हैं कि आपको जो गाड़ी दी जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन उन 1000 रुपीज़ में आप सरकारी यात्रा तो कर ही सकते हैं, 200 किलोमीटर्स की आप अपनी पर्सनल यात्रा भी कर सकते हैं। तो एक किलोमीटर के लिए केवल 5 रुपये खर्च होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है। जिस एरिया का बंगला आपको मिलता है, जिस स्टेटस का बंगला आपको मिलता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छतों वाला जो ब्रिटिश कालीन होते हैं, उतने बड़े बंगले को, उतने बड़े एरिया को अगर आप कहीं पर रेंट में लेने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ रेंट से कम में आपको मिलेगा। यहाँ पर मेरा जो बंगला है बिल्कुल मेन रोड पे है, सिविल लाइंस में है, तो जितना इसका एरिया है, पीछे में हमारा किचन गार्डन है, आगे हमारा लॉन है, जितना एरिया टोटल है, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए महीने का आपको ये बंगला मिलेगा अगर कहीं भी आप रेंट पे लेने जाएंगे इस एरिया में, जहाँ पे जनरली डिस्ट्रिक्ट एसपीज के या डीएम्स के घर होते हैं। तो ये आपके एडेड अलाउंसेस होते हैं जो आपको वास्तव में इसके लिए अट्रैक्ट करते हैं। साथ में आपको ड्राइवर की फैसिलिटी मिलती है, गनर की फैसिलिटी मिलती है, आपके साथ 2 फॉलोअर्स परमानेंट रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेड हैं तो फिर मैंने वही बताया कि फिर वो आपके पास, आप खुद डिसाइड करते हैं कि कितने लोग आपके साथ रहें। जनरली मतलब ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन लाइफ टाइम में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा चूँकि पुलिस यूनिट एक ऐसी होती है जहाँ पर चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, या चाहे माली हो, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी यूनिट के लिए मुहैया कराई जाती हैं, तो वो आपके लिए भी अवेलेबल होती हैं। आप डिस्ट्रिक्ट हेड होने के, यूनिट हेड होने की वजह से आप उन चीज़ों को आसानी से अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जिसको आप वास्तव में ड्रीम करते हैं कि अगर हम कभी सेलेक्ट हुए
तो हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ा नौकर चाकर होंगे, बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारे पैसा आएगा, बहुत सारे सैलरीज आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप कभी सर्विस के दौरान आप 5 साल की सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज में करने के बाद आप अपने स्टेट से फिर सेंट्रल डेपुटेशन या किसी स्टेट डेपुटेशन में जा सकते हैं। जनरली कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अगर मान लीजिए वो स्टेट डेपुटेशन पे उनको जाना हुआ तो अपने होम कार्डर या कहीं दिल्ली में या कहीं पर मुंबई में उनको जहाँ पे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं वहाँ वो चले जाते हैं। तो वो स्टेट डेपुटेशन हो गया या सेंट्रल डेपुटेशन पे आप जाते हैं, तो सेंट्रल डेपुटेशन पे जनरली लोग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में अगर जाते हैं तो CBI है, NIA है या ED है, वहाँ चले जाते हैं। और अगर CAPF में अगर जाना चाहेंगे तो CISF है, CRPF है, SSB है, बहुत सारी और हमारे फोर्सेस हैं जिसमें वो जाते हैं। इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो जनरली हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हमें फॉरेन ट्रिप्स भी करने को मिले। जैसे प्राइवेट जॉब में तो ये एक रूटीन सा बन गया है, यहाँ पर गवर्नमेंट में ज़रूर कम है, लेकिन जनरली जैसे फेज़ 2 में अब हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है IPS में कि वो आपको इजराइल या सिंगापुर इस तरह से कई जगहों पे ले जाते हैं, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग पर्पस से ही आप जाते हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पे जाके आप वहाँ की फोर्सेस से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के वेपन्स देखते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को देखते हैं, उनका एफिशिएंसी सिस्टम देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा जब फेज़ 3 होता है या फेज़ 4 होता है या फेज़ 5 भी हमारे होते हैं, तो उसमें भी हमारा एक फॉरेन कंपोनेंट होता है। इस बीच में अभी वो कुछ स्टॉप हुआ है, लेकिन वो जनरली फॉरेन कंपोनेंट होता है। तो आप फॉरेन में उसमें जा करके उसको चीज़ों को आप उसमें उस तरह से आपका फॉरेन अटैचमेंट होता है। इसके अलावा आपको LTCs और होम LTC दी जाती है, लीव ट्रेवल, और होम HTC भी होती है, होम के लिए HTC भी होती है, जिसमें 4 साल का एक ब्लॉक होता है, जिसमें 4 साल में आप एक बार LTC ले सकते हैं। और वो जाने का और आने का आपकी फैमिली के साथ, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, वो पूरा पैसा जो है वो आपको गवर्नमेंट देती है। जाने और आने का पूरा पैसा, आप चाहे फ्लाइट से जाएं, आप चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, आपका घर जहाँ पर भी है वो 4 साल में 2 बार आपको जाने का पैसा मिलता है, आपको पूरा जाने को मिलेगा। और LTC में आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, वो आपको घर जाना जरूरी नहीं है। पूरे LTC में आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। जो फारदेस्ट पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार या आपका लक्षद्वीप है, उसमें भी आप जा सकते हैं, और वो पूरा पैसा आने जाने का गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये कुछ ल्यूक्रेटिव्स हैं जो आपको इस जॉब में मिलते हैं। इसके अलावा आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस के बाद 7 इयर्स या 10 इयर्स के बाद आपके कुछ फॉरेन कंपोनेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप यूनाइटेड नेशंस में जाके सर्व करना चाहें तो आप यूरोप है, अफ्रीका है, जहाँ पर भी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स हैं, वहाँ जा कर के आप सर्व कर सकते हैं। और वहाँ जाने का एक अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको सैलरीज फिर वहाँ पर रुपये में नहीं मिलती, बल्कि आपको डॉलर्स में मिलती है। तो वहाँ वो करेंसी में, वहाँ की करेंसी में मिलती है, तो उसकी वजह से आपको अच्छे खासे एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने 3-4 साल वहाँ काम कर लिया तो आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम में या बाकी टाइम में अच्छा खासा एक आपको बेनिफिट देता है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे फॉरेन की स्कॉलरशिप्स हैं, शेवनिंग स्कॉलरशिप्स या ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो फुली फंडेड होती हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो अगर आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने बढ़िया काम किया है, तो जनरली क्या होता है कि आपको उन स्कॉलरशिप्स में छोटे मोटे एसेस लिखने के बाद फिर आपको वहाँ पे ले लेते हैं। और वो भी एक अच्छा अट्रैक्शन है कि आप 2-3 महीने 4 महीने के लिए वहाँ जा कर के पूरा टाइम बिताते हैं, वहाँ का स्टडी पैटर्न्स देखते हैं, वहाँ का कोर्सेज को करते हैं, और निश्चित रूप से वहाँ पर जैसे जा कर के कुछ ना कुछ आप, अगर आपका घूमने का मन है फॉरेन में, तो वहाँ भी घूम सकते हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड गए या शेवनिंग स्कॉलरशिप पे गए तो आप इंग्लैंड जाने के बहाने पूरा यूरोप घूम सकते हैं। उसके लिए आपको एक इंडिया लीव और लेनी पड़ेगी, तो वो उसके थ्रू हो जाता है। तो ये वो पर्क्स एंड अलाउंसेस थे, साथ में वो फैसिलिटीज़ थी जो एक IPS ऑफिसर को जनरली मिलती हैं। आई होप कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं सारी आपके काम की होंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।